डे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला के बारे में बात किया। अब थोड़ा सा उससे आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले हम थोड़ा अपना प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर के शुरू में एक टर्म के बारे में बात किया, मैटर। और मैटर के बारे में सबको पता है कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, उसको आप मैटर कह सकते हो। मतलब एयर स्पेस को घेरता है। क्लियर हो गया? आप बैलून लेके देखिए, गैस स्पेस को घेरता है। आप लोग एलपीजी सिलेंडर को लेके देखिए, गैस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। आप फुटबॉल लेके देखिए, और मास भी होता है। आप खाली सिलेंडर और भरे सिलेंडर का वेट करके देखिए, राइट। आप लोग वाटर के बारे में बात कीजिए, पानी जगह घेरता है, पानी में मास होता है। आप लोग एक और एग्जांपल स्टोन का ले लीजिए, बुक्स का ले लीजिए। स्टोन्स जो होते हैं वो जगह घेरते हैं, क्लियर हो गया, और उनका कुछ मास भी होता है। तो इन सबको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर का 3 क्लासिफिकेशन फिजिकल तौर पे हुआ था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और 2 क्लासिफिकेशन केमिकल के तौर पे हुआ था। तो केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का 2 तरह का था, और एक क्लासिफिकेशन मैटर का कह रहा था कि मैं उन सब्सटेंसेस को रखिए जो प्योर सब्सटेंस हों। यानी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हमने बात किया तो 2 तरह का केमिकल सब्सटेंस था, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। आपसे पूछे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंस जो है, ये वो सब्सटेंस है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना। जैसे प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड में सारे के सारे पार्टिकल AU के हैं, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप घर में मौजूद ज्वेलरी देखते हो तो उस ज्वेलरी के अंदर गोल्ड के भी पार्टिकल मौजूद हैं और सिल्वर के भी पार्टिकल मौजूद हैं। 10th में भी आपने पढ़ा कि भाई प्योर गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल मटेरियल जैसे सिल्वर या कॉपर मिलाया जाता है। तो गोल्ड, प्योर गोल्ड जो है वो तो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें सारे एटम एक ही तरह के हैं। लेकिन AU प्लस AG मिलकर जो ज्वेलरी बना रहे हैं वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो क्या है? मिक्सचर है। दूसरी तरफ आप देखिए, आप एक कंटेनर में वाटर ले लीजिए। अब इस वाटर में, वाटर का फॉर्मूला H2O है। इसमें ध्यान रखें कोई भी पार्टिकल H2 नहीं है, कोई भी पार्टिकल O नहीं है। जितने भी पार्टिकल है सारे H2O के पार्टिकल हैं। ये बिल्कुल वैसा सा ही कहानी है कि जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। तो H2O बनने के बाद H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे डे टू डे लाइफ में आप बात करते हो कि भाई मान लीजिए आपने एक फूड कंटेंट बना लिया, आपने हलवा तैयार किया। अब हलवा जो है वो सूजी की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। खैर वो उसमें कुछ चेंजेस केमिकल है, कुछ फिजिकल भी है, लेकिन एक जनरल आइडिया है कि हलवे का अपना एक अलग टेस्ट है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ठीक है। तो वो अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एक दूसरे एग्जाम्पल में आपने वाटर में मिक्स कर दिया क्या? शुगर। अब मीठा पानी जो है ना वो वाटर की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और शुगर की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो आप। So water plus sugar is called mixture and water is a pure substance. अब मामला आके रुक गया हमारा मिक्सचर, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आप भी सोच रहे होगे हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। अभी पता चलेगा हम दोबारा क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। कि जो मिक्सचर है वो अब 2 टाइप का है, क्लियर हो गया। एक मिक्सचर का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, वाटर प्लस शुगर, ओके। और दूसरे मिक्सचर का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, वाटर प्लस सैंड। अब एक साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ा इनके बारे में सोचिए कि वाटर में शुगर डालोगे, डिजोल्व हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन में शुगर मौजूद मिलेगी और यूनिफॉर्म मिलेगी।
यानी अगर आप पानी का टेस्ट ऊपर से देखना चाहो तो भी वही मिलेगा, नीचे से देखना चाहो तो भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दिया और फिर आप कंपोजिशन देखना चाहो तो आप सबको पता है, आप अपने घर पे करके देखिएगा इस सिंपल सी एक्टिविटी को, कि जो कंपोजिशन है वो ऊपर सैंड कम मिलेगा, थोड़ा सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम की तरफ, और नीचे सैंड ज़्यादा मिलेगा। तो ऊपर वाटर प्लस सैंड का मिक्सचर कम है, नीचे से वाटर प्लस सैंड का मिक्सचर ज़्यादा है। यानी ऊपर वाले कंटेंट में वाटर ज़्यादा है, सैंड कम है, नीचे वाले में सैंड ज़्यादा हो गई है, तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रही। तो जहाँ कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, वाटर प्लस शुगर, ऐसे मिक्सचर को आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हो। जहाँ भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, आप लोग वाटर लीजिए, उसमें शुगर डिजोल्व कीजिए, होमोजीनियस। क्लियर हो गया। लेकिन वाटर में आपने सैंड डाल दिया तो वो क्या बन गया, हेट्रोजीनियस बन गया। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इस कहानी को, क्योंकि यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। आप लोगों ने वाटर लिया और बताने की ज़रूरत नहीं है, वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस। जैसे ही वाटर के अंदर एक और प्योर सब्सटेंस ऐड किया, शुगर, अब ये बन गया मिक्सचर, और ये मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है। कोई डाउट? आपने शुगर के अंदर लेमन जूस ऐड किया, कोई डाउट? नींबू का पानी, रस, लेमन जूस ऐड करने के बाद भी अब आपका मिक्सचर है, लेकिन अब भी ये होमोजीनियस ही है, क्योंकि पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए इसके टेस्ट को चेंज करने के लिए, स्टिल इट इज मिक्सचर एंड होमोजीनियस। और फिर इसमें आप थोड़ी पुदीना लीव्स डाल दीजिए। अब पुदीना लीव्स जब आप डालोगे ना, अब आपको पता है पुदीना लीव्स इसमें डिजोल्व नहीं होंगी। पुदीना लीव्स डालने के बाद वो आपकी सरफेस पर फ्लोट करेंगी, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं मिलेगी पूरे सॉल्यूशन में एक जैसी। तो अब सॉल्यूशन आपका हेट्रोजीनियस हो गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। वाटर प्लस शुगर होमोजीनियस, और थोड़ा लेमन जूस डालिए होमोजीनियस, आप थोड़ा सॉल्ट डालिए स्टिल होमोजीनियस, आप पुदीना लीव्स डालिए, नाउ इट बिकम्स हेट्रोजीनियस। अब मामला आता है भाई, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, शुगर ऐड करो किसके अंदर, वाटर के अंदर, ऐड इनटू वाटर। दो कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, आप केमिस्ट्री में इसको क्या कहोगे, सॉल्यूशन कहोगे। थोड़ा सा इसमें कम लेमन जूस ऐड कीजिए, 3 कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहोगे। क्लियर हो गया। आप लोग इसमें सॉल्ट ऐड कीजिए, 4 कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, आप इसे सॉल्यूशन कहोगे। सो सॉल्यूशन क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। और सॉल्यूशन आने के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई लिक्विड नहीं आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, एनीवेयर 2 or more substances are mixed in such a way that their composition is uniform throughout the mixture, it is called homogeneous। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने अलॉय के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने ब्रास पढ़ा है। सो ब्रास, ब्रॉन्ज पढ़ा है आपने, राइट। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। लेकिन ब्रास की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ब्रास को पीतल कहते हैं। यू नो योर सिटी रेवाड़ी इज नोन एज ब्रास सिटी, पीतल नगरी, ब्रास मार्केट भी है हमारे यहाँ, राइट। सो ब्रास, कॉपर एंड जिंक और पीतल की टोकनी बनती है, बहुत सारे वेसल्स बनते हैं। तो उसके अंदर कहीं कॉपर अलग नहीं दिखाई दे रहा, कहीं जिंक अलग दिखाई नहीं दे रहा, एक अलॉय है। तो अलॉय जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है, तो आप उनको भी सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखोगे। एनीवेयर द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म इन ए मिक्सचर, यू कैन कैटेगराइज दैट मिक्सचर एज अ सॉल्यूशन। आप उस मिक्सचर को सॉल्यूशन के तौर पे कैटेगराइज करोगे। क्लियर है पॉइंट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अब शुरू हो गया था सॉल्यूशन। तो हमने बात कर लिया मिक्सचर 2 तरह के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोग थोड़ा बात कर लीजिएगा। अब हमारा प्रश्न आ गया कि भाई सॉल्यूशन किसे कह रहे हैं। तो क्लियर है पॉइंट कि सॉल्यूशन तो किसे कहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए बनाते हैं।
वाटर प्लस शुगर, it is a homogeneous mixture of two component, so it is considered as binary solution. Bi, do you know bi? Two, binary homogeneous mixture of two component. क्लियर हो गया नहीं हो गया? बाई शब्द कहाँ लगता है? जब दो चीज़ें इस्तेमाल हो गया है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? दो चीज़ें जहाँ भी आती है वहाँ बाई लगा सकते हो। सो इट इज बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें दो कंपोनेंट जहाँ हैं उसमें एक कंपोनेंट वो है जो डिजोल्व कर रहा है, जो डिजोल्व कर रहा है उसे आप सॉल्वेंट कहोगे, उसे आप क्या कहोगे? सॉल्वेंट। और एक कंपोनेंट वो है जो डिजोल्व हो रहा है, उसे आप सॉल्यूट कहोगे। ध्यान रखो, जो डिजोल्व होता है वो सॉल्यूट, जो डिजोल्व करता है वो सॉल्वेंट। मोस्टली ऐसा होता है भाई कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। आमतौर पे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, आई एम यूजिंग ए वर्ड जनरली, नॉट ऑलवेज। हमारी केमिस्ट्री में इन छोटे छोटे शब्दों का बड़ा महत्व है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जनरली सॉल्वेंट क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, सॉल्यूट क्वांटिटी में कम होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? अब मामला आके कहाँ रुक गया भाई कि जो डिजोल्व करता है वो सॉल्वेंट है और यूजुअली वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, वाटर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, आप सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट वाटर है तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम केसेज में वो वाटर सॉल्वेंट का ही काम करेगा। क्लियर हो गया? वाटर के अंदर एक यूनिक एबिलिटी है अपने अंदर लार्ज नंबर में कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की। इतनी एबिलिटी किसी भी कंपाउंड में नहीं है नेचर में मौजूद, इतनी वाटर रखता है डिसॉल्व करने की। क्लियर हो गया? ज़्यादातर कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, आयोनिक वाटर में डिसॉल्व होते हैं, 10th में पढ़ा, 10th में बताया कोवलेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन एक लार्ज नंबर में कोवलेंट कंपाउंड भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। इथेनॉल एक कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, C2H5OH। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? H2SO4 एक कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। CH3COOH एक कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। शुगर एक कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो एक लार्ज नंबर में कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने के कारण वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बन गया, केमिस्ट्री का ज़्यादा महत्व नहीं है कि भाई आप इसको कुछ चीज़ों को नाम दे दिया जाता है, उससे केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह लीजिए, बात ख़त्म कीजिए। क्लियर हो गया? सो अगर कोई सॉल्यूशन आप तैयार करते हो और उसमें सॉल्वेंट वाटर है, आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, शुगर प्लस वाटर, राइट, और शुगर प्लस वाटर को आपने लिख दिया भाई, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। तो डिसॉल्व करने के बाद घुलते ही आप उसके ब्रैकेट में एक्वस लिख दोगे। तो किसी भी चीज़ का वाटर के साथ जब सॉल्यूशन होता है तो आप उसके बाद एक्वस लिख सकते हो। क्योंकि तो सॉल्यूशन को भी दो कैटेगरी में बांट लीजिए आप, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस जहाँ सॉल्वेंट वाटर हो, नॉन एक्वस जहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं हो। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाई एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन? क्लियर है पॉइंट? और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया, ये एक मामला आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, अब बात आती है भाई कि हमें सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और स्टडी करना है। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो कुछ जनरल फिनोमिनाज देखने को मिलते हैं। जैसे आपने वाटर लिया और इस वाटर के अंदर आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया, बताइए पानी में शुगर घुलेगा या नहीं घुलेगा? यस, डिसॉल्व होगा। क्लियर हो गया? और शुगर डालिए, डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? यस, डिसॉल्व होगा। जब तक शुगर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहेगा,
तब तक हम अपने सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन आप सबको भी पता है कि जब आप घर में भी पानी में चीनी घोलते हो तो चीनी शुरू में ज़्यादा घुलती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोल्यूबिलिटी कम होने लगती है। शुरू में आप जब मान लीजिए घर में आपको पेरेंट्स ने बोला कि भाई शिकंजी तैयार कीजिए, तो आप पानी लेते हो, उस पानी में आप शुगर डिजोल्व करते हो, तो शुरू में ज़्यादा डिजोल्व होती है, बाद में धीरे धीरे उसकी डिजोल्यूशन कम होता है। और एक समय ऐसा आएगा जब एक लिमिट के बाद वो उस टेम्परेचर पर डिजोल्व होगी भी नहीं। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कह रहे हैं, जब तक डिजोल्व होती रहेगी तब तक हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। और जब हमें लगता है कि उस टेम्परेचर पर अब और शुगर या सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सीधा सा मामला है कि और सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है अनसैचुरेटेड, उसमें और सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर पाएंगे तो सैचुरेटेड। लेकिन केमिस्ट्री इसको थोड़े दूसरे नज़रिए से देखता है। केमिस्ट्री कहता है कि ऐसा समय कभी नहीं आता कि जब आप और सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते। होता क्या है, केमिस्ट्री इसको किस नज़रिए से देखती है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपने सॉल्यूशन वाटर के अंदर शुगर डाला, इसे डिजोल्यूशन कहते हैं भाई। कौन सा प्रोसेस शुरू हो गया, डिजोल्यूशन। धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट बढ़ने लगा। शुगर के पार्टिकल आपस में टकराने लगे और टकराकर वो वापस सॉलिड शुगर में बदलने लग जाएंगे। दीज आर एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस एंड दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी एक ऐसा इनिशियली ही एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि घुलता रहता है, डिजोल्यूशन, और घुली हुई शुगर वापस क्रिस्टल बनाने लगती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। शुरू में डिजोल्यूशन का रेट ज़्यादा होता है और क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम होता है। यानी घुलती ज़्यादा है और क्रिस्टल कम बनाती है, तो हमें शुगर डिजोल्व होती हुई नज़र आती है। जैसे जैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन में शुगर के पार्टिकल बढ़ने लगते हैं। तो शुगर के पार्टिकल बढ़ेंगे तो शुगर के पार्टिकल कोलाइड करना भी शुरू कर देंगे और वो वापस क्रिस्टल भी बनाना शुरू कर देंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन का रेट बढ़ने लगता है। जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन का रेट डिजोल्यूशन के रेट के बराबर हो जाता है, वैसे ही आप अपने सॉल्यूशन को क्या कह दीजिए, अब ये सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड हो गया है। क्योंकि सीधा सा मामला है, किसी चीज़ में जितना घुलता नज़र आ रहा है उतना ही अगर बाहर निकलता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि अब आपको ऐसा लगेगा कि अब और ज़्यादा नहीं घुल रहा है। तो जब हम आगे बहुत बात करेंगे इस टॉपिक पर, यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि जब आपने कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें कोई सॉल्यूट डिजोल्व किया, तो आपका प्रोसेस डिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेकिन धीरे धीरे डिजोल्यूशन के साथ साथ एक और प्रोसेस शुरू हुआ जिसे हमने क्या कहा, क्रिस्टलाइजेशन कहा। क्लियर हो गया। शुरुआत में डिजोल्यूशन ज़्यादा है, क्रिस्टलाइजेशन कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन बढ़ेगा और एक स्टेज ऐसा आएगा जब क्रिस्टलाइजेशन का रेट डिजोल्यूशन के रेट के इक्वल हो जाएगा। उसी समय आप कहोगे कि अब और ज़्यादा नहीं घुल रहा है, उसे आप सॉल्यूशन को नाम दे दोगे क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये भी एक फिनोमिना था। सोल्यूबिलिटी के बारे में क्लियर है कि खुल जाता है। अब प्रश्न आता है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किस तरह से डिफाइन करोगे भाई? ये देखिए, आपके पास दो कंटेनर हैं, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, राइट। और दोनों मान लीजिए 1 लीटर वाटर, 1 लीटर क्वांटिटी में। इसमें हमने 10 ग्राम शुगर डाला और इसमें हमने 100 ग्राम शुगर डाला। बताइए कौन सा ज़्यादा मीठा होगा? हर कोई बता देगा भाई 100 ग्राम डाला वो ज़्यादा मीठा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड। क्लियर हो गया, इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड। अभी हम कंसंट्रेशन को समझेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स को लेकर आप अपनी समझ बनाइए कि कंसंट्रेशन को हम
किस तरीके से समझ पाएंगे? ओके, वन मोर एग्जांपल। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम शुगर डाला, 2 लीटर पानी में 30 ग्राम शुगर डाला, अब कौन सा ज़्यादा मीठा होगा? तो आप अंदाज़ा लगाओगे, सर 1 लीटर पानी में 20 ग्राम डाला है और 2 लीटर में 30 ग्राम डाला है, इसका मतलब ज़्यादा मीठा ये होगा। क्लियर होगा? बोलो। लेकिन सॉल्यूट तो यहाँ ज़्यादा डाला गया, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट भी तो ज़्यादा है। तो आप ये कहोगे पहले में 20 ग्राम पर लीटर सॉल्यूट मौजूद है और दूसरे में 30 ग्राम 2 लीटर में मौजूद है, तो 15 ग्राम पर लीटर मौजूद है। आपने अपने आप अंदाज़ा लगाया कि जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आपको कोई एक चीज़ कांस्टेंट करना पड़ेगा, तब जाकर कंपैरिजन हो जाएगा। तो हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया, यहाँ भी 1 लीटर में निकाल दिया और दूसरे में भी 1 लीटर निकाल दिया। सो इट इज़ मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए आगे और बात करते हैं। आपको मीठा पानी दे दिया जाए, लिख दिया, और आपको चाशनी दे दी जाए, विच वन इज मोर कंसनट्रेटेड? यस, नो प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग। यस, चाशनी मोर कंसनट्रेटेड है और सबको पता है कि उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, सेम अगर वॉल्यूम में कंपेयर करोगे तो। क्लियर हो गया? अब मामला आता है भाई, आप लोगों को इतना समझ बन गया कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में हम देख क्या रहे हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in given amount of solution, amount of solute in given amount of solution. So let's check. You have 1 liter water and add a drop of ink. Let's suppose you will take blue ink. The solution acquire blue color. Now add 1 more drop of blue ink. Now you increase the amount of solute. One more, और डालते जाइए, पूरा सॉल्यूशन की जो ब्लू कलर का इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और ब्लू कलर की इंटेंसिटी जब बढ़ती जाएगी तो सीधा सा मामला है भाई, क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। तो कंसंट्रेशन समझ रहे हो ना? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी तरफ मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसमें इंक डिजॉल्व है ब्लू, राइट? दिस इज योर राइट। अब मान लीजिए 2 आपने सेम कंटेनर ले लिए, सेम वॉल्यूम में ही आपने इंक ले लिया, राइट? पहले वाले में आप लोग क्या कर रहे हो? इंक डाल रहे हो, और दूसरे वाले में आप पानी डाल रहे हो, वाटर। अब आप कहोगे इसमें ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसमें ब्लू कलर की इंटेंसिटी घटेगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो आप एक बात देखिए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का एक मेथड सॉल्यूट बढ़ाइए। क्लियर? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का एक मेथड आप लोग सॉल्वेंट बढ़ाइए। जैसे जैसे सॉल्वेंट आप लोग डालते जाओगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और सॉल्वेंट ऐड करके कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का जो फिनोमिना है उसे केमिस्ट्री में डाइल्यूशन कहा गया है। बहुत ज़्यादा बात करेंगे। कोई कहेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाइए, आप कहोगे जी सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए, डाइल्यूशन करिए, सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए, मीठे पानी का डाइल्यूशन करिए, पानी ऐड कर दीजिए। आप समझ में आगे नहीं आ गया? किसी भी चीज़ का डाइल्यूशन करना हो किसको इंक्रीज कर दीजिए? आप सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज कर दीजिए। और एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम और डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और वो कॉमन एग्जांपल कह रहा है भाई कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ये मीठा पानी है और आप लोगों ने हीट कर दिया। अब सबको पता है मीठे पानी को जब हीट करोगे ना तो धीरे धीरे उसके वेपर्स बनेंगे वाटर के, यानी सॉल्वेंट कम हो गया। सॉल्यूट तो अभी उतना ही मौजूद है, शुगर के तो वेपर बन नहीं रहे। अब सीधा सा मामला है भाई कि आपका सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा, मीठा पानी चाशनी में बदल जाएगा, गर्म करते रहोगे। इसका मतलब हीट करके कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन, डिफाइन कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
in solution, right? How will you increase concentration? Add more and more solute, right? How will you decrease the concentration of solution? Amount more and more solvent. So next question, what are the changes that takes place in concentration when you heat a particular solution? When we heat a particular solution, the amount of solvent decreases. It forms vapors. So when amount of solvent decreases, it means the concentration of solution increases. So these are the general phenomena about concentration. और डाइल्यूशन किसे कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए. डाइल्यूशन सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जब चेंज किया जाता है. क्लियर हो गया. और चेंज में भी क्या होता है, जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो जाती है. आप सॉल्वेंट ऐड करते जाइए, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. अब हमारा प्रश्न है कि हमारे सिलेबस में कंसंट्रेशन को मेजर करने के क्या क्या मेथड्स हैं. क्लियर हो गया. आप लोग एक बात समझ लीजिए, कंसंट्रेशन को मेजर करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिन पे हम बात करेंगे. उन पे जाने से पहले आप लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ लें कि किसी भी सॉल्यूशन की जब आप कंसंट्रेशन पे बात करोगे तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिए आप सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे. आप लोग सोल्यूट लिखोगे, सॉल्वेंट लिखोगे और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं. सो वेन एवर यू राइट सोल्यूट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी. और सॉल्वेंट को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे ए से. प्रश्न है कि सर उल्टा कर देंगे तो क्या होगा. कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग मेंशन करिएगा इस चीज़ को, लेकिन फिर जब आप बुक से आप आंसर्स मैच करोगे ना तो आपको परेशानी आएगी, क्योंकि आपकी बुक ने सॉल्वेंट को ए मान लिया है और सॉल्यूट को बी मान लिया है. तो जब आपको ये मिलेगा ना एन बी, तो एन बी देखते ही आपको अंदाज़ा आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और बी क्या है, सॉल्यूट है. इसलिए हम सबको एक यूनिफॉर्म लेकर चलना पड़ेगा कि जो बुक मान रहा है उसे ही हम मान लें. वरना अगर आप चेंज भी कर दोगे, XY मानिए, 1-2 मानिए, कुछ बुक्स 1-2 भी मानती हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये कोई स्टैंडर्ड है और कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने बताया है कि ऐसा ही करना है. ये हमने अपनी सुविधा के तौर पे मान लिया. सो सॉल्यूट बी, सॉल्वेंट ए. अब बात आती है कि अगर गिवन मास के बारे में बात आए, सो WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. B सॉल्यूट, A सॉल्वेंट. और NB का फॉर्मूला WB अपॉन MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास. NA का फॉर्मूला WA अपॉन MA. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए टॉपिक्स के कंटेंट को और इजी बना देंगे. तो फिर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, क्या समझना था हमें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल गिव सॉल्यूशन, सॉल्यूट बी, सॉल्वेंट ए. तो चलिए बताइए मुझे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो. MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, NB number of moles of solute, Na number of moles of solvent, WA given mass A solvent. तो MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो आप लोग इतना क्विक रेस्पॉन्ड करिए, ये बहुत छोटी चीज़ है, इसका केमिस्ट्री पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बार बार सिंबल्स इस तरह के यूज होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए. ठीक है. जैसे मान के चलिए कि आप लोग एक किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और आपको ये कहा गया कि कोई एक्स चीज़ निकाला गया, जिसको निकालने का मेथड ये है NB अपॉन WA इन kg. अभी आपको नहीं पता ये चीज़ क्या है, लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया गया है. तो आपको पता चल गया ना, अभी सिंबल लिख दिया डायरेक्टली, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. अब कंसंट्रेशन को हमने डिफाइन किया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं.
आप लोग मास परसेंटेज के आधार पे मेजर कर सकते हो, आप लोग वॉल्यूम परसेंटेज के आधार पे मेजर कर सकते हो, आप लोग पार्ट्स पर मिलियन के आधार पे मेजर कर सकते हो। आप लोगों के लिए नई टर्म मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ोगे आप लोग। तो हम लोग जो जो पढ़ते जाएंगे उनके बारे में बात करते जाएंगे। सो द फर्स्ट टर्म फॉर अस इज मास परसेंटेज। जो पहला टर्म है वो क्या है? तो मास परसेंटेज, ये आप सबको पता है। अब परसेंटेज के बारे में बात कर लो, तो खैर इस लेवल पर आवश्यकता नहीं, फिर भी परसेंटेज किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि देयर आर टोटल 35 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड आउट ऑफ दीज 15 गर्ल्स and 20 boys. So if someone asked you that what is the percentage of girls, so number of girl upon total student multiply by 100। परसेंटेज निकालने का यही तरीका है, जिस चीज़ की परसेंटेज निकालते हो उसका पार्ट अपॉन टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। सो बॉयज़ की परसेंटेज आपसे पूछे, बॉयज़ का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। वन मोर एग्जाम्पल परसेंटेज को समझने के लिए, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो कबड्डी खेलते हैं, राइट। 5 स्टूडेंट्स जो हैं, 6 लगा लीजिए, बास्केटबॉल खेलते हैं, और 4 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो फुटबॉल खेलने वाले की परसेंटेज, फुटबॉल वाले का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर हो गया? कबड्डी खेलने वाले का परसेंटेज, कबड्डी वाले का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। तो परसेंटेज। अब प्रश्न आता मास का परसेंटेज। एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, मास का परसेंटेज निकाल पाओगे आप। 20 ग्राम NaOH इज एडेड इनटू 180 ग्राम वाटर। अब आप सबको पता है ये डिजोल्व होगा, ये सॉल्यूट है, ये डिजोल्व करेगा, ये सॉल्वेंट है। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट परसेंटेज, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल मास 180 + 20 दैट इज 200 एंड मल्टीप्लाई बाई 1000। एंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट का मास 180, टोटल मास 200 मल्टीप्लाई बाई 100। वन मोर क्वेश्चन, a solution is prepared by adding 50 gram NaCl in 175 gram water. So what is the, अब सबको पता है वाटर यहाँ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, NaCl यहाँ सॉल्यूट है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सो सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास, तो 25, सॉल्यूट 50 है और मल्टीप्लाई बाई 100। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास अपॉन टोटल मास, क्लियर हो गया? 175 था, 225 हो गया और इंटू 100 था। सॉल्वेंट का मास, टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100। सो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का मास परसेंटेज निकाल सकते हो। एक बहुत छोटी चीज़ थी, क्लियर हो गया? सो इफ इस क्वेश्चन इज रिटन हेयर 25% NaCl सॉल्यूशन, 25% NaCl सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में लिख दिया मास बाई वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कहोगे भाई इसका मतलब है 25 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब बता दीजिए सॉल्वेंट कितना है। न्यूमेरिकल्स में बड़ा यूज़ करोगे। 25 ग्राम NaCl, 100 ग्राम, सबको पता है 75 ग्राम वाटर है। मास बाई वेट बहुत ज़्यादा यूज करोगे, मास बाई वॉल्यूम यूज, वेट बाई वेट बहुत यूज करोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा W/W, 10% H2SO4, 10% H2SO4 वेट बाई वेट, सबको वेट में रिप्रेजेंट करिए आप। सो 10 ग्राम H2SO4, क्लियर हो गया,
इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, परसेंटेज तो 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब वेट बाई वेट ही लेना है, सो दैट द अनदर इज 90 ग्राम वाटर। सब वेट बाई, सबसे ज़्यादा हम लोग वेट बाई वेट ही यूज करेंगे भाई। क्लियर हो गया। हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी लेबल्ड किया गया है कि 5% HNO3 वेट बाई वेट, इट मीन्स 5 ग्राम HNO3, क्लियर हो गया। क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई, 5 ग्राम HNO3 प्लस टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन, सो 95 ग्राम H2O, क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब एक वॉल्यूम परसेंटेज को लेकर बहुत सिंपल क्वेश्चन, वॉल्यूम परसेंटेज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 10 मिलीलीटर H2SO4 is added into 160 मिलीलीटर वाटर। वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए किसका, मान लीजिए सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है। सो सोल्यूट का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट और मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज आपसे पूछ ले तो सॉल्वेंट का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन मोर क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, कंसंट्रेशन, जो पहली टर्म है जिसके बारे में आपने लोअर क्लासेज में कम पढ़ा है। अब हम उन चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। अब तक जितना भी बात किया आप लोग लोअर क्लासेज में पढ़ के आए हो, लेकिन कंसंट्रेशन को समझने के लिए उन सब चीज़ों की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, इसलिए हमने बात किया। कंसंट्रेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 to 3 क्लासेज में कंप्लीट होगा, तो आप लोग आराम से पढ़ते जाइए इसको। मान के चलिए कि एक 1000 ग्राम वाटर का सैंपल लिया गया और उस वाटर के सैंपल में 0.003 ग्राम फ्लोराइड का अमाउंट मिला। ये फ्लोराइड जो है ये हमारे साउथ हरियाणा के पानी में बहुत मिलता है, स्पेशली रेवाड़ी जोन है वहाँ फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आपसे पूछा जाए परसेंटेज निकालिए, तो आपको जी 0.003 फ्लोराइड का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट और मल्टीप्लाई बाई 100। सो 2 0 कैंसिल्स करेगा 2 0 को, सो 10 से डिवाइड करते ही 0.0003 परसेंटेज। सो हम लोगों ने अब तक इस तरह के डाटा बहुत कम यूज किए हैं जहाँ परसेंटेज इतने डेसिमल पॉइंट तक जा रहा हो, 0 के बाद 0.0003%, वेरी वेरी माइनर क्वांटिटी। तो जहाँ पर सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत बहुत कम हो, वहाँ कंसंट्रेशन परसेंटेज में ना निकाल के, 100 में से ना निकाल के मिलियन में से निकाली जाती है भाई। 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया। अब हाँ, परसेंटेज 100 में से नहीं निकल रहा है, अब कितने में से निकल रहा है, मिलियन में से। अब करिए दोबारा से सॉल्व, परसेंटेज को छोड़ दो क्योंकि सोल्यूट बहुत बहुत कम था। 10 की पावर 3 है 1000, और 10 की पावर 6 से कैंसिल करोगे 10 की पावर 3 बच गया। और 10 की पावर 3 को जब आप 0.003 से करोगे तो आपका आंसर आ गया 3 ppm। 3 ppm मीन्स 3 पार्ट्स पर मिलियन। तो ऐसे सॉल्यूशन जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत बहुत कम हो तो कंसंट्रेशन जो है वो परसेंटेज में निकालने की बजाय कितने में से निकाली जाती है, मिलियन, 10 की पावर 6 में से निकाली जाती है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे कि 1500 ग्राम वाटर का एक सैंपल लिया और उसमें 0.005 ग्राम पोल्यूटेंट मिले। सभी पोल्यूटेंट के बारे में बात कर दिया। सो पोल्यूटेंट का परसेंट पार्ट्स पर मिलियन निकालिए, तो आप कहोगे भाई पोल्यूटेंट का अमाउंट 0.005 अपॉन टोटल अमाउंट 1500 एंड पर मिलियन निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 6, और परसेंटेज निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ, पार्ट्स पर मिलियन इज दैट मेथड to measure concentration where solute is present in very very less quantity in solution, especially the amount of pollutant in air। सबको पता है कि एयर में
नाइट्रोजन का परसेंटेज अप्रोक्सीमेट, ऑक्सीजन का परसेंटेज अप्रोक्सीमेट, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अप्रोक्सीमेट, और ये एक बहुत मेजरेबल क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप एयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का परसेंटेज निकालो तो वो बहुत कम मिलेगा परसेंटेज की तुलना में। तो सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल, CO2 का लेवल वो ppm में ही निकाला जाता है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर चेक करो, आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें बहुत जगह पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो जनरली ppm में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे, पार्ट्स पर मिलियन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे 11th और 12th के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्लियर हो गया? हम लोग कंसंट्रेशन निकालने के उन सभी मेथड्स पे बात करेंगे जो 11th और 12th में आप पढ़ोगे। और एक सभी स्टूडेंट दिमाग में बिठा लीजिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन शुरू होते ही सबसे पहले आप लोग कंसंट्रेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हो। आप यही चीज़ मोलैलिटी आपको वो सभी न्यूमेरिकल्स यहीं सॉल्व करा दिए जाएंगे जो 12th क्लास में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। तो 11th में भी वही चीज़ें हैं, 12th में भी वही चीज़ है। बहुत अच्छे से आप लोग कंसंट्रेशन को पढ़िएगा। कल हम कंसंट्रेशन के और मेथड्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।